very thanks to the organizers. Something about me. मैं 84 में ग्रेजुएशन मैंने की. हमारे टाइम पे DHMS हुआ करता था. I did DHMS in 84 from चंडीगढ़. उसके बाद 93 में पटना से हमने ग्रेडेड डिग्री किया. उसी दौरान हम सहगल सिस्टम की टेक्निक के अकॉर्डिंगली, माइंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली हमने डॉक्टर ML सहगल का एक सेमिनार अटेंड किया, जिसमें उन्होंने पहली बार यही बोला कि हम अकेले माइंड रूब्रिक्स के बेसिस के ऊपर कोई भी पेशेंट ठीक कर सकते हैं. मैं थी, डॉक्टर मान थे, डॉक्टर अवतार सिंह, डॉक्टर भूपेंद्र, लेकिन हमने कहा कि दिस इज नॉट पॉसिबल. अगर हमारी होम्योपैथी में फिजिकल सिम्टम हैं, मोडेलिटीज हैं, थर्मल्स हैं, तो अकेला माइंड कैसे ले सकते हैं? वी वर द फर्स्ट वंस टू, हमने उनको बिल्कुल कंडेम किया उस टाइम पे. तो उन्होंने एक ही बात बोली कि अगर आपने कुछ लर्न करना है, अगर आपने कुछ करना है तो खाली होके आओ. ये मत सोचो कि हमें बहुत कुछ आता है, हम तो ये सिस्टम करते हैं, उस सिस्टम में हमने इतने पेशेंट देखे हैं या इतना हमने किया है. जस्ट लर्न करो, अप्लाई करो, रिजल्ट मिलेंगे तो आप इसको अडॉप्ट कर लेना, नहीं रिजल्ट मिलेंगे तो इसको आप छोड़ देना. बिल्कुल वैसा ही हुआ. हमने इनका सेमिनार, डॉक्टर ML सहगल जी का, जिनको बहुत शत प्रणाम मेरा, वो चाहे अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जो उन्होंने रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे चल के हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. एक केस ठीक हुआ, दूसरा केस ठीक हुआ, उसके बाद फिर तीसरा केस ठीक हुआ, डॉक्टर मान के केसेस ठीक हुए, फिर तो हम आगे ही बढ़ते चले गए. पिछले तकरीबन 1993-94 से हम ये सब माइंड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं. बहुत साल बीत गए, अबाउट 25 से 27-28 साल हो गए, और कभी हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा. आज मैं जो आपके सामने अपना केस रखने जा रही हूँ, ये मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था. ये मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट केस था. वैसे तो ग्रेजुएशन मैंने 84 में की, तब से लेके ये 96 का केस है, तब से लेके मैंने बहुत केसेस ठीक किए होंगे, परंतु एक भी केस मुझे ऐसा याद नहीं है जो मैंने एक सिंगल डोज दी हो या जिसमें कोई खास मैंने रूब्रिक्स अप्लाई किए हो या खास कुछ अप्लाई किया हो जिसके साथ मुझे रिजल्ट मिले हो. ये मेरी जिंदगी का सबसे पहला केस था जिसने मुझे होम्योपैथी को और दृढ़ता से और सिंसेरिटी से प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर कर दिया. मैं शुरू करती हूँ अपना एक केस. दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ. दिस केस इज ये बहुत साल पहले की बात है कि एक बार ऐसी घर में बाहर बेल हुई, तो मैं देखने गई कि कौन आया है. तो एक वहां पे लेडी खड़ी थी, कोई स्कूल टीचर, और उन्होंने मुझे पूछा, वो कोई सर्वे कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या करते हो. तो देन आई सेड आई एम अ होम्योपैथिक डॉक्टर. मेरे हस्बैंड भी होम्योपैथिक डॉक्टर है, मैं भी होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ. तो कहते अच्छा फिर आप प्रैक्टिस करते हो यहाँ पे? मैंने कहा हाँ जी. कहते मेरी बेटी को भी प्रॉब्लम है. मैंने कहा जी क्या प्रॉब्लम है? कहते वो ना सारा दिन अपने बालों को ऐसे पकड़ के, बस ऐसे नोच के उसने सारा सिर अपना खाली कर रखा है. उसके सिर में कहीं भी कोई बाल नहीं है. आई वॉज एस्टोनिश्ड के ऐसे भी कुछ होता है कि सारे बाल नोच के उसने सारे, यहाँ से भी इतना उसका बाल्ड पॉइंट, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी. मैंने कहा जी कोई बात नहीं, आप ले आना, मैं देख लूंगी. तब हम नए इस सिस्टम में आए थे और हमें कोई सिखाने वाला ज्यादा नहीं था, हमें कोई बताने वाला ज्यादा नहीं था, हमारे पास कोई मटेरियल नहीं था, कोई ये गूगल नहीं हुआ करता था, तब ऐसा कुछ भी नहीं था.
तो डॉक्टर सहगल्स, डॉक्टर संजय सहगल एंड डॉक्टर योगेश सहगल, वो हमारे पास पटियाला और संगरूर महीने में एक बार आते थे और वो हमें कुछ एक दवाई पढ़ा के जाते थे। कोई ज्यादा मटेरियल नहीं था कि हम कहाँ से, रूब्रिक्स क्या होते हमें कुछ पता नहीं था। तो कुछ दिनों के बाद वो लेडी अपनी बेटी को लेके आई और उसकी बेटी ने विग डाला हुआ था और चुन्नी के साथ, दुपट्टे के साथ ऐसे अपना सर कवर किया हुआ था। देन मैंने उनको पूछा कि हाँ जी क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये विग के अंदर भी ऐसे हाथ डाल लेती है और वहां से ये अपने बाल नोचती रहती है, ऐसे खींचती रहती है। तो मैंने पूछा कब से प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि 8-10 साल हो गए, काफी टाइम हो गया इस प्रॉब्लम को। तो मैंने कहा दवाई, कहते दवाई एलोपैथी में भी ली और होम्योपैथी की भी ली, लेकिन कभी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने कहा ठीक है। वो लड़की थोड़ी स्माइल कर रही थी, तब हमें अकेली बेलाडोना आती थी कि बेलाडोना वाला जब भी आएगा वो स्माइल करेगा, वो ऐसे बोलेगा ऐसे बोलेगा। तो वो स्माइल भी कर रही थी। उसकी मदर ने बताया कि इसको गुस्सा बहुत आता है। तो ज्यादा कुछ तो नहीं पता था। मैंने उसमें से रूब्रिक निकाला, पुल हेयर डिजायर टू। तो उसमें 4 मेडिसिन थी और चारों मेडिसिन में से मैंने उसको बेलाडोना दे दी। बेलाडोना एंड लैकेसिस एंड और भी 2 मेडिसिन थी। तो तब तो हमारे पास इतनी रेपर्टरीज भी नहीं हुआ करती थी। फिर मैंने 30 पोटेंसी दी, फिर 200 पोटेंसी दी, 1 mg, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने दूसरी दवाई ट्राई की, फिर मैंने तीसरी दवाई, टेरेंटुला भी थी, वो ट्राई की, लेक्सिस से कोई फर्क नहीं पड़ा। 4 महीने बीत गए, कोई भी 1% भी रिजल्ट नहीं मिला, केस वैसे का वैसे। उन दिनों में मैं डॉक्टर राजन शंकर को भी पढ़ा करती थी। तो मेरे मन में आया कि सब बुक्स में लिखा है कि जो पेशेंट बोलता है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने कहा कि अपने मन में सोचा कि हर बार मैं देखती हूँ कि उसकी मदर बोलती है कुछ, उसकी मदर ही कुछ ना कुछ कहती है और वो लड़की तो चुप करके बैठी रहती है। तो मैंने उसको बोला, लड़की को मैंने कहा कि अगली बार आप खुद अकेले आना और 1 घंटा निकाल के आना, ताकि मैं आपका केस प्रॉपरली ले सकूं या आपसे कुछ पूछ सकूं। फिर उसने बोला कि ठीक है मैं अकेली आऊंगी। अगली बार जब वो अकेली आई तो उसने बोला, मैंने कहा शुरू से बताओ कब से प्रॉब्लम हुई, क्यों प्रॉब्लम हुई। तो उन्होंने बोला कि जब मैं 4th क्लास में थी, आई वॉज अबाउट 10 years old, 10-11 साल की होंगी, तो मेरे मदर को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई। वो हॉस्पिटल में चले गए और हॉस्पिटल में जाने की वजह से मुझे घर का सारा काम करना पड़ा। हम 3 बहनें हैं, मैं बड़ी हूँ, तो मुझे घर का सारा काम करना पड़ा। मैं सुबह खाना बनाती थी, सफाई करती थी, बर्तन धोती थी, सारे काम करती थी और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। फिर भी मुझे पढ़ना भी पड़ता था, सारा कुछ करना पड़ता था। लेकिन मेरे फादर मुझे कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते थे, हमेशा डांटते रहते, हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, ये अच्छा नहीं किया, कभी थप्पड़ मार दिया, कभी कुछ। तो तभी से मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तभी से मैंने धीरे धीरे अपने ऐसे यहाँ से बाल नोचने शुरू कर दिए और तभी से लेके आज तक 12-13 साल हो गए और मैं यही सब कुछ करी जा रही हूँ। और करते करते मेरा बिल्कुल, मेरा सारा हेड जो है वो बाल्ड हो गया है। तो उन दिनों में जैसे मैंने बोला कि मैं डॉक्टर राजन शंकर की बुक पढ़ रही थी, सब्सटेंस ऑफ होम्योपैथी। एक जगह पे उन्होंने लिखा था कि डिल्यूजन टॉर्मेंटेड। तब मुझे टॉर्मेंटेड का मीनिंग थोड़ा सा समझ आया कि टॉर्मेंटेड वो बंदा होता है, वो लोग होते हैं जिनको सताया जाता है, जो सताए हुए होते हैं किसी ना किसी तरह से, किसी बंदे की तरफ से, किसी सिस्टम की तरफ से, किसी भी तरह से। और डॉक्टर राजन शंकरन ने इसको और आगे एलेबोरेट किया। उन्होंने लिखा, डिल्यूजन टॉर्मेंटेड बाय दोज अपॉन whom she or he is dependent।
एकदम मेरे मन में वो रूब्रिक आया, ओ यस, ये अपने पेरेंट्स के ऊपर ये लड़की डिपेंडेंट थी, और उसी के मन में ये आया कि ये लोग मुझे तंग करते हैं, ये लोग मुझे मारते हैं, पीटते हैं, सताते हैं, इन्हीं की वजह से प्रॉब्लम हुई है। तो इमीडिएटली आई थॉट ऑफ लाइसिन। इसमें 2 मेडिसिन थी, चाइना एंड लाइसिन। फिर मुझे ये भी पता था कि उसको गुस्सा बहुत आता है। उसके आगे चाहे मुझे डिटेल नहीं पता थी कि किस तरह का गुस्सा है, कितना ज्यादा, क्योंकि हमें इस सिस्टम के बारे में ज्यादा नहीं पता था। तो मेरे मन में आया कि डिल्यूजन टॉर्मेंटेड शी इज, गुस्सा बहुत ज्यादा है, लाइसिन मेडिसिन। तभी मुझे एक डॉक्टर एएस मान का केस याद आया, जिसमें उन्होंने एक बच्चे को अस्थमा था और बच्चे को बहुत दवाइयां दी उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली, आर्सेनिक, कैमोमिला, सिना और पता नहीं क्या क्या, लेकिन वो बच्चा अस्थमा वाला ठीक नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर साहब ने उसकी मदर से पूछा कि जब आप प्रेग्नेंट थी, जब ये बच्चा होने वाला था, तब आपके घर के हालात या कुछ ऐसा कुछ आपके साथ हुआ जिसकी वजह से ये बच्चा इस तरह से उसको प्रॉब्लम है, तो कोई ऐसे हालात। तो उस लेडी ने बताया कि डॉक्टर साहब आप पूछो मत, मेरे घर वालों ने जब मैं प्रेग्नेंट थी ना मुझे खाने को देते थे, ना मुझे कोई अच्छे कपड़े पहनने को देते थे, ना रहने का कुछ था। इतना ज्यादा इन लोगों ने मुझे सताया हुआ था कि मैं तो बहुत ज्यादा दुखी हुई, बहुत ज्यादा, और मुझे गुस्सा बहुत आने लग गया। तो मुझे वो केस याद आया कि डॉक्टर साहब ने लिखा था कि उस लेडी की, उस मदर की कंडीशन को देखते हुए उन्होंने बच्चे को लाइसिन मेडिसिन दी, डिल्यूजन टॉर्मेंटेड करके, और लाइसिन की वजह से वो बच्चा कुछ दिनों में ही ठीक हो गया। तो मेरे मन में यहाँ आया कि बस गुस्सा भी बहुत ज्यादा है और मैं लाइसिन दूंगी। मैंने उसको लाइसिन 30, बड़ी एक छोटी सी शीशी पड़ी, क्योंकि कभी यूज तो की नहीं, छोटी सी शीशी में थोड़ी ब्राउन ब्राउन गोलियां पड़ी थी, बनी हुई दवाई थी। तो मैंने उनको वो 5-7 गोलियां दे दी, साथ में सैक्लैक दे दी। मैंने कहा कि आप मुझे हफ्ते के बाद फिर बताइए। और अभी हफ्ता क्या, अगला ही दिन आया था, वो लेडी, वो लड़की मेरे पास भागी भागी आई। वो कहती डॉक्टर साहब, जब से आपने मुझे वो एक पुड़ी दी है, तभी से लेके आज तक, अभी तक 24 घंटे हो गए, मेरा हाथ एक बार भी यहां नहीं गया। दिस वॉज हाईली एस्टॉनिशिंग। हम तो सुनते थे होम्योपैथी असर बहुत धीरे करती है, हफ्ते में कर देगी, 15 दिन में कर देगी, लेकिन ये कैसे हो सकता है। मैं फिर भी मैंने कहा फिंगर क्रॉस्ड कि आप थोड़ी वेट करो, हफ्ता देखते हैं। 1 हफ्ता बीत गया, उसने एक भी बाल नहीं नोचा। कमाल हो गई, लाइसिन 30 की एक डोज इतना कमाल कर सकती है। इसने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला कि ये कैसे हो सकता है, होम्योपैथी कितनी वंडरफुल साइंस है। फिर मैंने उनको दोबारा से सैक्लैक दी 15 डेज के लिए, मैंने बिल्कुल रिपीट नहीं की। सैक्लैक दी 15 डेज के लिए, फिर नेक्स्ट 15 डेज के लिए। थोड़े दिनों के बाद, महीने 1.5 महीने के बाद, उसके छोटे छोटे हेयर ग्रो करने शुरू हो गए। और दिसंबर में उस लड़की का बर्थडे था, तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब मेरे बहुत छोटे छोटे बहुत सुंदर से बाल आए हैं, और अभी मैंने उस एक डोज से बिल्कुल भी एक भी बाल प्लक नहीं किया। तो मैं सोच रही हूँ कि जिस दिन मेरा बर्थडे होगा, जैसे अगस्त में लिया था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने में, उसने बोला कि मैंने विग पाना छोड़ देना है। तो मुझे लगता है कि बस ये दवाई मुझे सूट कर गई। एंड दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। मैंने कभी होम्योपैथी में ऐसे रिजल्ट्स नहीं देखे थे, ये फर्स्ट टाइम था। और ये इतना इम्पॉर्टेंट केस है मेरे लिए
कि इसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। बस फिर तो हम आगे पढ़ते गए। आज तो मैं जो भी कोई रूब्रिक किसी को करवाती हूँ या जो भी मैं पोस्ट करती हूँ, हर रूब्रिक मुझे लगता है इससे मैंने फलां केस ठीक किया था, इसने वो केस ठीक किया था। और उसके बाद उस लड़की ने कभी भी हेयर प्लक नहीं किए। इस बीमारी को कहते हैं ट्राइकोटिलोमेनिया। मेनिया का कंडीशन है। मेनिया कोई भी मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें वो बंदा एक चीज को बार बार करता है। जब भी मेरा कोई केस इस तरह से बहुत अच्छे ढंग से ठीक होता है, जब भी कभी, चाहे वो किसी भी बीमारी का हो, चाहे वो किसी भी मेडिसिन से हो, मैं हमेशा उसको डीप में स्टडी करती हूँ। ये नहीं कि केस ठीक हो गया बात खत्म नहीं। फिर मैंने उसके बाद उस लड़की को और एक्सप्लोर किया। तो मैंने उससे पूछा कि अब अपनी नेचर के बारे में बताइए। उन्होंने अपनी नेचर का बताया कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं गुस्से में बहुत ज्यादा कुछ कह देती हूँ, इतना ज्यादा गुस्सा कि पूछो मत। मैंने कहा फिर कहते मैं 2 मिनट में मुझे लगता है ओहो ये तो मैंने बहुत गलत कर दिया, और मैं फिर उसी वक्त सॉरी फील करती हूँ। चाहे मम्मी हो चाहे मेरी कोई फ्रेंड हो, मैं उसी वक्त सॉरी फील करती हूँ। तो ये लाइसिन का बहुत करेक्टरिस्टिक एंगर का रूब्रिक है। एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस। उसके बाद फिर मैंने उसको और पूछा कि और बताइए अपने बारे में। तो उन्होंने जितने भी रूब्रिक्स या जितने भी अपने बारे में चीजें बताई वो हूबहू लाइसेंस से मैच करती थी, हूबहू। मैंने बहुत बार मेडिसिन को पेशेंट के सामने रख के स्टडी किया। एक बार मेरे पास प्लेटिना एक ऐसा आया जिसको मैंने बिल्कुल सामने रख के स्टडी किया, और प्लेटिना वो मुझे कभी नहीं भूल सकती। हमेशा पेशेंट्स ही होते हैं जो आपको कुछ सिखा के जाते हैं। एक बार एक पेशेंट मुझे चाइना सिखा के गया, एक पेशेंट मुझे कैलकेरिया कार्प सिखा के गया, एक पेशेंट मुझे लाइको सिखा के गया। सो इस तरह इस पेशेंट ने मुझे लाइसिन सिखाई। ये मेरी पहली मेडिसिन थी जो मैंने इतनी डिटेल में पढ़ी। डिल्यूजन टॉर्मेंटेड हीज में 2 मेडिसिन हैं, लाइसिन एंड चाइना। जब नेक्स्ट वेबिनार होगा उसमें हम चाइना का मैं डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो आज हम ये करेंगे कि लाइसिन होता कैसा है, ये किस तरह की मेडिसिन है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि डॉग के, रेबिड डॉग के सलाइवे से बनी हुई ये दवाई होती है। तो ये पेशेंट एक्ट भी रेबिड डॉग की तरह करता है। जिन लोगों ने घर में डॉग्स रखे हैं उनको डॉग के बिहेवियर के बारे में बहुत पता होगा। डॉग आपसे बाई चांस कोई उसके पैर के ऊपर रखे, वो एकदम काटने को पड़ेगा, लेकिन 2 मिनट के बाद वो आपके पैरों में आके लेट जाएगा। अभी नीचे लिखा है टॉर्मेंटेड में 10 मेडिसिन हैं। बहुत ज्यादा न्यू एडिशंस हो रही हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। सो जब तक मैंने ये केस ठीक किया था, इवन पिछले कुछ टाइम तक इसमें 2 ही मेडिसिन थी। अभी जस्ट नीचे किसी ने लिखा है उसमें कि देयर आर 10 मेडिसिन अंडर टॉर्मेंटेड। सो कोई बात नहीं, उनको भी स्टडी कर लेंगे, लेकिन आज हम लाइसिन कर रहे हैं। सो लाइसिन में क्या होता है? एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस। पेशेंट ने बोल दिया गुस्से में, बहुत गुस्सा आया, साथ के साथ रिपेंटेंस, पछतावा होता है कि ओहो आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन ये रिपेंटेंस क्विक होनी चाहिए। जैसे बहुत बार डॉक्टर्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब पेशेंट आता है गोडे के दर्द के लिए, आर्थराइटिस के लिए, या पेशेंट आता है किसी फिजिकल प्रॉब्लम के लिए, तो हम उससे क्या पूछे कि आपको गुस्सा कितना आता है। ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी हुई थी जब हम नए नए थे। तो मैं डॉक्टर मान को बोलती थी, डॉक्टर साहब मैं कैसे पूछूं,
पेशेंट का घुटना दर्द हो रहा है और मैं पूछूं उससे कि आप खर्चा कितना करते हो, तो दिस लुक्स ऑकवर्ड। हमें लगता है कई बार कि कैसे पूछेंगे, लेकिन क्योंकि हमने उसकी साइकी जाननी है, उसके बारे में जानना है, उसका बिहेवियर जानना है, इसलिए हमारे लिए जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप पूछ नहीं सकते तो पेशेंट को बोलो कि हम आपका स्वभाव जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारी मेडिसिन स्वभाव के ऊपर बेस्ड होती है। तो पेशेंट को बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लगेगा, ना आपको लगेगा। लास्ट टाइम डॉक्टर एस मान जी ने मेडिसिन करवाई थी सल्फर, पिछले सैटरडे, तो उसमें उन्होंने एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस करवाया था। सल्फर में भी क्विक रिपेंटेंस है, सल्फर, लाइसिन, क्रॉकस, ये कुछ मेडिसिन हैं। जो सल्फर का पेशेंट है वो म्यूजिक से बहुत परे होता है, वो म्यूजिक बिल्कुल भी सुन नहीं सकता है, और अम्यूजमेंट अवर्स टू, बिल्कुल भी उसको कोई अम्यूजमेंट नहीं चाहिए होती, म्यूजिक एग्रीवेट। और जो सल्फर का पेशेंट है उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है जब वो म्यूजिक सुनता है। तो अगर घर में बच्चों ने टीवी लगाया, ऊंचा लगाया, या कोई म्यूजिक चल रहा है, तो ये सल्फर वाला पेशेंट हमेशा कहेगा कि इसको बंद कर दो, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था। इसके ऑपोजिट दूसरा और मेडिसिन है एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस में, क्रॉकस टाइवा। इसको म्यूजिक हर वक्त चाहिए, बहुत अफेक्शनेट पर्सनैलिटी होती है, बहुत चीयरफुल होता है, बहुत हैप्पी पर्सन है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो बहुत कुछ बोल देना और बोल के साथ पछतावा होना। क्रॉकस में हम देखें चीयरफुल म्यूजिक फ्रॉम म्यूजिक एम्यूलरेट्स, गाने सुनता है, गाने सुनने से उसको बहुत मजा आता है। एंड सिंगिंग इनवॉलंटरली ऑन हियरिंग अ सिंगल नोट संग, किसी का भी बाहर से कोई आवाज सुन ली, किसी गाने की छोटी सी धुन सुन ली, बस उसी पे वो गाने शुरू कर देगा। तो सल्फर में म्यूजिक बिल्कुल उसको एग्रीवेट करता है, इसमें एमिलियोरेट करता है। लेकिन सल्फर क्योंकि बहुत ज्यादा रिलीजियस होता है, तो उसको जो म्यूजिक शब्द होते हैं, जो धार्मिक शब्द होते हैं, जो भजन होते हैं, वो इसको बहुत पसंद होते हैं सल्फर को। चाहे म्यूजिक एग्रीवेट करता है, जो धौड़ धौड़ वाला म्यूजिक है वो उसके दिल में लगता है सीधा सल्फर के। और लाइसिन में गुस्से के इतने ज्यादा रूब्रिक्स हैं, इतने ज्यादा रूब्रिक्स हैं कि लगता है कि गुस्से के सिवा है ही कुछ नहीं। रेज फॉलोड बाय रिपेंटेंस, एंगर, इरिटेबिलिटी एंड रेज, ये 3 गुस्से के रूब्रिक्स हैं। इरिटेबिलिटी थोड़ी सी खींच होती है, थोड़ा सा गुस्सा, जैसे 10% कि थोड़ा सा गुस्सा आया। एंगर थोड़ा 50% जितना गुस्सा, और रेज 90% से अबव, बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल वायलेंट गुस्सा, जो पेशेंट से कंट्रोल ही नहीं होता और पेशेंट इसमें कुछ कर जाता है। एंगर में एक पैशन है जिसमें जरूरी नहीं कि पेशेंट कुछ करे, वो एक्शन ले। बहुत बार देखा है कि गुस्सा आया, बंदा आराम से अंदर जाके बैठ जाता है, बात नहीं करनी, बोलना नहीं। लेकिन रेज में तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, रेज बहुत ज्यादा कर देना, बहुत ज्यादा कुछ। लेकिन लाइसिन का जो रेज है, हमें हर मेडिसिन का गुस्सा पता होना चाहिए। कैमोमिला का कैसा है, सिना का कैसा है, एकोनाइट का कैसा है, सभी का कैसा है। तो लाइसिन का जो गुस्सा है वो रेज ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस फॉलोड बाय रिपेंटेंस, साथ के साथ पछतावा हो जाना बहुत जल्दी। अगर देर के बाद पछतावा होता है तो जो पिछली मेडिसिन इग्नेशिया करवाई थी उसमें इंट्रोस्पेक्शन होता है, देर के बाद पछतावा होना। देर का मतलब कि वो पेशेंट खुद को एनालाइज करता है कि मैंने ठीक किया या गलत किया, नहीं उन्होंने ऐसे किया था इसलिए मैंने ऐसे बोला। तो वो एनालाइज करता है, एनालाइज करके अगर पेशेंट को लगता है कि मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, तो इंट्रोस्पेक्शन लेते हैं। वो इग्नेशिया में और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं
पिछली बार डॉक्टर साहब ने इग्नेशिया भी करवाई थी तो उसमें इंट्रोस्पेक्शन करवाया होगा। सो इसके बाद लाइसिन में और क्या क्या है? एंगर, वायलेंट, इम्पल्स टू किल। इम्पल्स एक ऐसी तीव्र इच्छा जागृत होती है कि मैं मार ही दूं। इम्पल्स स्टैब हिज फ्लैश विद द नाइफ ही होल्ड्स टू। जो उसके हाथ में चाकू होता है उसका दिल करता है इससे मांस को चीर डालो, स्टैब कर दो। कट, म्यूटिलेट, स्लिट डिजायर टू। दूसरों को कट कर देना, म्यूटिलेट, स्लिट अदर्स। बाइट, डिजायर टू, बाइट करना, दांत से बाइट करना। अटैक अदर्स डिजायर टू, दूसरों के ऊपर अटैक करना। ये करता क्यों है ऐसा? हमारे लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं कोई मेडिसिन पढ़ाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक बात हर एक को बताऊं कि हर इंसान जो कोई हरकत करता है तो उसके पीछे हमें रीजन पता होना चाहिए कि रीजन क्या है। अगर रोने वाला रूब्रिक है, पेशेंट आपके पास आया 4 बार रो लिया, तो हर रोने वाला पेशेंट पल्साटिला नहीं होता है। कोई भी डॉक्टर है, अगर पेशेंट रो पड़ा उनके मन में सबसे पहले यही आता है कि रो पड़ा, 3 बार रोया, बुक्स में लिखा हुआ है कि पेशेंट बार बार हर बात पे रोता है तो पल्साटिला दे दो। नहीं, हमने उसके रोने का रीजन पता करना है। पल्साटिला इसलिए रोता है क्योंकि वो अलोन है, निग्लेक्टेड है। सीपिया इसलिए रोता है क्योंकि वो पुअर है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, सब तरफ से वो खाली है, उसके पास कुछ नहीं है। काली काग रोता है क्योंकि उसे पेन्स बहुत ज्यादा होती है। इग्नेशिया रोता है क्योंकि उसने अपने किसी को खोया होता है, ग्रीफ है, डेथ है। नेट्रम्यूर रोता है, वो भी किसी अपने को, किसी बहुत बिलवेड को के चले जाने से या उसके खो जाने से इसलिए रोता है। सो हर मेडिसिन के रोने का डिफरेंट रीजन है। इसीलिए अब हम जानेंगे कि लाइसिन ऐसा क्यों करता है, उसका इतना भयंकर रूप, इतना एंगर, वायलेंट या बाइट, डिजायर, इम्पल्स टू किल, कट, म्यूटिलेट, स्लिट डिजायर टू, इतना सब कुछ क्यों होता है। जैसे अभी मैंने सबसे पहले जो बेस लिया, डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज, कि वो टॉर्मेंटेड होता है। किन से टॉर्मेंटेड है? अपनों से टॉर्मेंटेड है, जिनके ऊपर वो डिपेंडेंट है। डिल्यूजन टॉर्मेंटेड बाय दोज अपॉन whom he or she is dependent। और उसको क्या लगता है? एक और बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स को डिल्यूजन का मीनिंग समझ नहीं आता। जो डिल्यूजन का मेडिकल डिक्शनरी में मीनिंग है वो वहम हो सकता है, वो फॉल्स परसेप्शन हो सकती है, लेकिन जब हम होम्योपैथी में इसको लेते हैं तो वो हम पेशेंट की ट्रू फीलिंग समझ के लेते हैं, चाहे वो फैक्ट्स के कॉन्ट्ररी ही क्यों ना हो। पेशेंट को लगता है कि वो पतला हो रहा है, हम लेंगे डिल्यूजन थिन ही इज गेटिंग या थिन गेटिंग इज। तो बहुत सारे डॉक्टर पूछते हैं कि वो तो पतला हो रहा है, उसका तो वेट पहले 60 था 50 हो गया, तो डिल्यूजन क्यों? क्योंकि हम हमारी होम्योपैथी केयर पटरी में हर उस पेशेंट को जो उसको लगता है वो डिल्यूजन के अंडर लिया गया है। सो डिल्यूजन को हमने उसकी रॉन्ग परसेप्शन या फॉल्स परसेप्शन नहीं समझना है, हमने समझना है कि पेशेंट को ऐसा लगता है। सो यहाँ पे भी वो तो सच में टॉर्मेंटेड थी, तो हमने डिल्यूजन क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास ये सब रूब्रिक्स डिल्यूजन्स के अंडर है। डिल्यूजन में ही पेशेंट ये सब कुछ फील करता है, लेकिन वो उसकी एक्चुअल फीलिंग है, वो एक्चुअल उसके साथ हुआ है। सो डिल्यूजन टॉर्मेंटेड,
डिल्यूजन इज बीइंग इंजर्ड। इंजरी फिजिकल भी हो सकती है, इंजरी मेंटल लेवल पे भी हो सकती है। तो उसको लगता है कि मैं इंजर हुआ हूं, मेरी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। जब इस लड़की के माता पिता ने उसको सारा काम करने के बावजूद उसको समझा नहीं, उसको क्रिटिसाइज किया, तो इसको लगा कि मैं आई हैव बीन इंजर्ड एंड टॉर्मेंटेड। नेक्स्ट रूब्रिक, डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड हैज। देखो कितने सुंदर सुंदर रूब्रिक पढ़े हैं। ये रूब्रिक्स हमने कभी यूज ही नहीं किए थे, और ये डॉक्टर एम.एल. सहगल जी की ही इतनी उनकी तपस्या है, इतना उनका विजन है, जिसकी वजह से हम ये रूब्रिक सब यूज कर सके। वरना आज हम भी उसी तरह जो फिजिकल लेते हैं, कोई केस ठीक हो गया, कोई नहीं ठीक हो गया, उसी तरह से हम भी भटकते फिरते। उन्होंने एक ऐसा रास्ता दिखाया जो जिसमें रोशनी ही रोशनी है, जिसमें इतनी रोशनी है कि जितनी मर्जी बांटते चलो फिर भी और रोशनी है। दोबारा बार बार उनको शत शत नमन करने को जी चाहता है। सो लाइसिन का नेक्स्ट रूब्रिक अगर लेंगे तो वो है डिल्यूजन रॉन्ग हैज सफर्ड, कि मेरे साथ जो हुआ गलत हुआ, मेरे माता पिता ने जो मेरे साथ किया बहुत गलत किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। डिल्यूजन नथिंग ही कुड डू, मैं तब कुछ नहीं कर सकती थी, बिकॉज मैं बच्ची थी, आई वॉज जस्ट 10-12 साल की। डिल्यूजन नथिंग ही कुड डू एट दैट टाइम, पास्ट टेंस है, मैं तब कुछ नहीं कर सकती थी। अब उसको डिल्यूजन हैपन, समथिंग टेरिबल इज गोइंग टू, ये भी उसकी एक कंडीशन हो सकती है कि मुझे लगता है कि कुछ टेरिबल टेरिबल, जिससे बहुत ज्यादा कुछ डरावना, जिससे रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसा कुछ होने वाला है। डिल्यूजन अब्यूज्ड बीइंग, एक होता है यूज, एक होता है अब्यूज। यूज के ऑपोजिट अब्यूज। अब्यूज फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज भी हो सकता है। तो किसी भी तरह का अगर अब्यूज हुआ है तो वो लाइसिन कहता है कि मेरे साथ अब्यूज, आई हैव बीन अब्यूज्ड, चाहे उससे ज्यादा काम करवाया गया, चाहे उससे डांटा गया, चाहे उसको बहुत कुछ बोला गया। इसके साथ अगर हम सट्रामोनियम को कंपेयर करते हैं इंजर्ड वगैरह लेके, तो सट्रामोनियम बाहर वालों से इंजर्ड है और वो बचना चाहता है, वो घर वालों से आके चिपकता है, बिल्कुल ऑपोजिट स्टेट है। अगर हम इसका डीडी करते हैं सट्रामोनियम के साथ लाइसिन का, तो वो भी इंजर्ड है, वो भी बहुत ज्यादा तंग है, फिजिकली मेंटली इंजर्ड है, और वो एस्केप करता है इस कंडीशन से। कैसे करता है? बाय क्लिंगिंग। ये घर वालों से सताया हुआ है और वो सट्रामोनियम बाहर वालों से सताया हुआ है और वो घर वालों को आके क्लिंग करता है। डिल्यूजन क्रिटिसाइज शील्स, इसको क्रिटिसाइज किया गया है, और जब ऐसी कंडीशंस होती हैं तो पेशेंट को लगता है कि मुझे क्रिटिसाइज किया गया है, मुझे फोरसेकन किया गया है। फोरसेकन मतलब मुझे छोड़ दिया गया है। आई हैव बीन डिजर्टेड बाय माई पेरेंट्स, वो तो मुझे प्यार नहीं करते, वो तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। सो दिस इज डिल्यूजन फोरसेकन, डिजर्टेड इज जब पेशेंट को ये लगता है कि वो टॉर्मेंटेड है, इंजर्ड है, क्रिटिसाइज्ड है, अब्यूज्ड है, तो उसके मन में ये फीलिंग आती है डिल्यूजन फोरसेकन, शी इज डिजर्टेड। फोरसेकन में पेशेंट को लगता है कि किसी ने मुझे छोड़ दिया। इसके साथ एक और दूसरा वर्ड है, इसके साथ एक और दूसरा वर्ड है एस्ट्रेंज्ड।
जिसमें एक फैमिली का ही बंदा उसको स्ट्रेंजर लगता है, एस्ट्रेंज, जिसमें उसका स्ट्रेंजर कौन होता है? वो जो बाहर कोई चल रहा है, घूम फिर रहा है, ही इज अ स्ट्रेंजर फॉर मी। मेरे मन में उसके लिए कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, क्योंकि वो कोई स्ट्रेंजर है। इसीलिए जब घर वालों के बीच में प्यार मोहब्बत ना रहे, वो स्ट्रेंजर्स बन जाए, तो वो एस्ट्रेंज होता है। 4 सेकंड में छोड़ दिया, लेकिन फिर भी अभी एक ऐसी किरण है, एक ऐसी बात है जिसके साथ वो दोबारा जुड़ सकते हैं। लेकिन जब एस्ट्रेंज हो जाता है तो दोबारा जुड़ नहीं सकते, क्योंकि जो मन में प्यार था, जो मोहब्बत थी, जो अफेक्शन थी, जो लव था, वो सब खत्म हो गया। तो यहाँ पे एस्ट्रेंज रूब्रिक नहीं आया, यहाँ पे 4 सेकंड आया। नेक्स्ट रूब्रिक है, अब वो और क्या करती है? स्पीच ऑफेंसिव, गंदा बोलना, गालियां निकाल देनी, बोल देना, बहुत ऑफेंसिव, गंदा गंदा बोलना। एंगर एट ट्राइफल्स, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना। ट्राइफल्स हर वो चीज होती है जिसके किसी के लिए कोई मायने नहीं है, एक छोटी सी चीज जिसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आम लोगों के लिए, लेकिन इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, दैट इज ट्राइफल। बहुत तुच्छ चीज, बहुत छोटी सी चीज। सो एंगर एट ट्राइफल्स, छोटी छोटी बात पे गुस्सा। कितना गुस्सा? एंगर वॉयलेंट, बहुत ही ज्यादा गुस्सा। आंसर्स स्नैपिश, जवाब देना टूटे फूटे तरीके से, बहुत ज्यादा, जैसे थप्पड़ मारना हो इस तरह से बोलना। बाइट, आंसर स्नैपिश में, सॉरी, आंसर्स ऑफेंसिव में सिंगुलर है लाइसेन। बाइट स्नैपिश, उसमें भी सिंगुलर है। एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, अटैक अदर्स डिजायर टू। कर्सिंग एंड स्वेयरिंग। कर्सिंग क्या होता है? एक होता है गुस्सा, गुस्से में बोल दिया, कह दिया। कर्सिंग में क्या होता है कि पेशेंट कहता है कि बद्दुआ देता है। जरूरी नहीं कि बद्दुआ देने के लिए कोई खास मौका चाहिए। बद्दुआ का मतलब है तुम सब लोग मर जाओ, तुम सबके साथ ऐसा हो जाए, बेड़ा गर्क हो जाए। इस तरह की जो वर्डिंग्स बोलनी होती है उसको हम कर्सिंग कहते हैं। अभी मैं कल परसों एक केस करवा रही थी जिसमें वो एक बच्ची होती है जो अपने घर वालों को कहती है, उसको जब गुस्सा आता है वो एक ही बात कहती है, सारे लोग मर जाओ, दफा हो जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से। जो इस तरह की बातें होती हैं ये भी कर्सिंग में आता है। तो इसमें भी कर्सिंग स्वेयरिंग के पेशेंट बहुत ज्यादा बद्दुआएं देता है, क्योंकि वो बहुत सताया हुआ है, इसलिए ये सब कुछ करता है। रूडनेस, बहुत ज्यादा रूड, अच्छे ढंग से बात ही नहीं करनी, बोलना ही नहीं, किसी भी तरह से अच्छे ढंग से बोलना ही नहीं। एब्यूसिव, इंसल्टिंग, एब्यूसिव, गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, दूसरों को गालियां निकालना। इनसे मैं तो हैरान हूं लाइसिन को पढ़ के कि लाइसिन में कोई भी रूब्रिक अच्छा नहीं है। सारे लड़ाई, मार कुटाई, गुस्सा, रेज, गालियां, इसी तरह के रूब्रिक्स हैं। ऑफेंडेड इजीली टेक्स एवरीथिंग इन बैड पार्ट, चाहे किसी ने कुछ बुरा किया हो, चाहे किसी ने कुछ अच्छा भी किया हो, तब भी ये ऑफेंडेड इजीली मतलब नाराज जल्दी हो जाना है। तो ये इतनी जल्दी नाराज हो जाता है कि हर चीज को ये बुरे तरीके से ही लेता है कि इन्होंने मेरे साथ बुरा ही किया है। थ्रोज थिंग्स अवे एट पर्सन्स, जब गुस्सा आता है तो ये जिन लोगों ने इसके साथ
बुरा किया होता है या जिन लोगों के साथ ये नाराज होता है या गुस्सा होता है, उन्हीं के ऊपर चीज उठा के, ये देखा पेपर वेट पड़ा, चल उठा के मारा, कोई भी पास में चीज पड़ी है, चल उठा के मार, थ्रोज थिंग्स अवे एट पर्सन्स, लोगों के ऊपर, वो पर्सन जिन्होंने इसको सताया है। ये सताने वाला जो इसका मैटर है, ये हमेशा इसके साथ रहेगा, यही इसका मेन किंग पिन है। इसको सताया गया है, इसको क्रिटिसाइज किया गया है, इसको अब्यूज किया गया है, इसके साथ गलत हुआ है, रॉन्ग सफर्ड है, ये सारे के इर्द गिर्द ही लाइसिन सारी घूमेगी। मैं हमेशा हर केस में या हर लेक्चर में मैं एक बात बोलती हूं कि कोई भी केस है, उसका एक खास पॉइंट होता है जहां से हमने एंटर करना है उस केस में। अगर वो पॉइंट गलत हो गया तो सारे का सारा गलत, अगर एक पॉइंट वो ठीक हो गया तो समझो सारे का सारा जो उसका इर्द गिर्द है, जो उसका सारा चौगिर्दा है, वो इसी के साथ ही घूमेगा। हमने सिर्फ एक उस चीज को पकड़ना है जो उसका सेंटर है। हमें कलेक्शन ऑफ रूब्रिक्स नहीं चाहिए। ये मैंने इतने बड़े रूब्रिक्स जो अभी मैं बोल रही हूँ, ये मैंने उस केस में यूज नहीं किए। यूज तो सिर्फ एक ही किया है, डिल्यूजन टॉर्मेंटेड शेड्स, वो चाहे लाइसिन है चाहे चाइना है। लेकिन जब मैंने उसको एक्सप्लोर किया आगे और देखा तो सारी लाइसिन उसके उसी चीज के इर्द गिर्द घूम रही थी। सो जब भी कोई केस लेना है तो हमेशा उसका सेंटर फाइंड आउट करने की कोशिश करो। रूब्रिक नहीं के 100 रूब्रिक इकट्ठा कर लिया, 200 रूब्रिक इकट्ठा कर लिया, 20 रूब्रिक इकट्ठे कर लिए, नो। सिर्फ हमें एक या दो रूब्रिक्स वो चाहिए जो उसका सेंटर है, जो उसका जिस्ट है, जो उसका थीम है। अगर सेंटर पकड़ेंगे, अगर हम किसी के ब्रेन पे, किसी को हिप्नोटाइज करना है, उसके ब्रेन को कंट्रोल कर लेंगे तो उसकी बॉडी की सारी एक्टिविटीज आप कंट्रोल कर लोगे। इसी तरह अगर हम उसके मन की एक वो बात जो सेंटर है, उसको अगर हम पकड़ लेंगे तो सारी मेडिसिन उसी के इर्द गिर्द घूमेगी। नेक्स्ट वेबिनार में मैं चाइना की बात करूंगी, इसकी दूसरी मेडिसिन डिल्यूजन टॉर्मेंटेड वाली, वो भी इसी तरह से ही हुआ था। सो इसमें ऑलमोस्ट मैंने सारे रूब्रिक्स करवा दिए जो मेन थे, लेकिन अभी फिर भी आप घर जाके लाइसिन को इस तरीके से इस पेशेंट के सामने रख के पढ़ना। अभी एक दो रूब्रिक जो रह गए, किल डिजायर टू, थ्रोज चाइल्ड इनटू फायर, सडन इम्पल्स टू, कितना गुस्सा कि अपने ही बच्चे को फायर में फेंक देता है, ऐसा दिल करता है उसका। ये लाइसिन का गुस्सा होता है। वाइल्डनेस, पूरा जंगलीपना, throws things, attack others, barking noises, growling like a barking noises, growling like a dog, कुत्ते की तरह करना, कुत्ते की तरह भौंकना, क्योंकि ये कुत्ते की ही राल से बनी हुई दवाई है। बाइट स्पून्स, ब्रेक थिंग्स, डिजायर टू, चीजों की तोड़फोड़ करनी, ऑब्जेक्ट्स, क्रूएलिटी, इनह्यूमैनिटी, बहुत ज्यादा क्रूएलिटी दिखानी, इनह्यूमैनिटी दिखानी। ये नहीं है कि इसमें कुछ खुशी वाले या पॉजिटिव रूब्रिक नहीं होंगे। अगर इसमें 90 रूब्रिक्स, मैं तो कहूंगी 95 इसमें नेगेटिव रूब्रिक्स हैं, तो सिर्फ 5% रूब्रिक्स ही आपको इसमें अच्छे मिलेंगे। इसमें एस्ट्रेंज वाला भी है, एस्ट्रेंज फील्स, फॉरगेटफुल ऑफ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, सिंगुलर मेडिसिन लाइसिन, जो मैंने एस्ट्रेंज एंड लाइसिन का डिफरेंस बताया। फॉरगेटफुलनेस ऑफ रिलेटिव्स, रिश्तेदारों को भूल ही जाना, दिमाग से ही निकाल देना, इतना एस्ट्रेंज है।
और बहुत सारे फियर्स हैं, अकेला नहीं रह सकता, फियर ऑफ बीइंग बिटन, फियर कैन नॉट एंड्योर, फियर ऑफ इवल, फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून। इस तरह से इसमें बहुत ज्यादा और भी रूब्रिक्स हैं। मुझे लगता है कि लाइसेंस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अगर कोई भी डॉक्टर्स कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप पूछ लीजिए। मैडम, इसमें एनाकार्डियम का कर्सिंग और लाइसिन का कर्सिंग में डिफरेंस क्या होगा मैडम? एनाकार्डियम ऐसा नहीं होता। एनाकार्डियम में टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी है। उसमें अगर एनाकार्डियम लें तो एक सेकंड में अभी एनाकार्डियम निकाल के आपको दिखाती हूँ कि उसमें क्या है और इसमें क्या नहीं है। पहली बात तो सबसे यही है कि एनाकार्डियम में टॉर्मेंटेड वाली फीलिंग नहीं है, चाहे वो बहुत गुस्से वाला है बहुत ज्यादा, और केयरलेस हस्बैंड एंड चाइल्ड, पुशेस अवे, एंगर, वायलेंट एंगर, chaotic बिहेवियर। इसकी मेंटेलिटी टोटली डिफरेंट है। कभी एनाकार्डियम को लगता है कि ये बहुत अच्छा है, कभी इसको लगता है बहुत बुरा है। एनाकार्डियम एक बहुत बड़ी मेडिसिन है जिसको हम अभी 2 मिनट में डिस्क्राइब नहीं कर सकते अपने वर्ड्स में। कभी और किसी वेबिनार में एनाकार्डियम की हम डिटेल में बात करेंगे कि ये किस तरह का होता है, लेकिन इसमें टॉर्मेंटेड वाला वो रूब्रिक नहीं है या वो फीलिंग नहीं है। इसके कारण डिफरेंट है। ओके मैडम, थैंक यू। या अच्छा, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग जी। मेरा एक सवाल था, टॉर्मेंटेड और डोमिनेशन में डिफरेंस कैसे करेंगे? या डोमिनेशन होता है कि कोई किसी के ऊपर रोब डालता है। जैसे हमारे पास एक रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ, बाय पेरेंट्स, बाय अदर्स। वो होता है कि दूसरे लोग आपको डोमिनेट करते हैं, लेकिन डोमिनेट का मतलब ये नहीं कि वो आपको सताते हैं। टॉर्मेंटेड में वो आपको बेसिक नेसेसिटीज के लिए दुखी करते हैं, बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं देते। जैसे मैंने डॉक्टर मांझी वाला केस बताया कि खाने को खाना नहीं देना, रहने को प्रॉपर कमरा नहीं, पहनने को प्रॉपर कपड़े, सताया गया, जिसको तंग किया जाता है। डोमिनेशन में उससे कोई काम करवाए जाते हैं, लेकिन टॉर्मेंटेड में काम वाली बात नहीं आती। डोमिनेशन में जो सबसे बड़ी मेडिसिन है कार्सिनोसिन जी, उसमें वो सारा कुछ डोमिनेशन के अंडर आता है, लेकिन उसको कभी ये फीलिंग नहीं आती कि वो टॉर्मेंटेड है, वो सताया हुआ है, ऐसा नहीं। सो ये दोनों बहुत डिफरेंट वर्ड्स हैं। किसी के ऊपर प्रभाव डालना, किसी के ऊपर प्रभाव डाल के कुछ काम करवाना इस डोमिनेशन। टॉर्मेंट करना तो सता देना, उसको दुखी कर देना, सता मारना, ये वर्ड होता है। परसिक्यूटेड एंड टॉर्मेंटेड, अभी क्वेश्चन पूछा, जैसे मैंने बोला कि टॉर्मेंटेड बहुत हाईएस्ट डिग्री ऑफ सताना होता है, परसिक्यूटेड में उसको हरास किया गया है, तंग किया गया है, लेकिन सताने जितनी डिग्री वाला नहीं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स हैं जिनमें डिग्रीज का फर्क है, जैसे रेवरेंस एंड वेनरेशन, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों में दूसरे के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन जो वेनरेशन है उसकी डिग्री थोड़ी ज्यादा है। वेनरेशन में किसी की पूजा करना, किसी की उपासना करना, लेकिन रेफरेंस में किसी के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होना। सो टॉर्मेंटेड एंड परसिक्यूटेड। परसिक्यूटेड होता है किसी चीज ने, किसी बीमारी ने या किसी ने उसको हरास किया है, हरासमेंट हुई है उसे, किसी जॉब में हरासमेंट हो सकती है, किसी भी चीज में हरासमेंट हो सकती है,
लेकिन टॉर्मेंटेड में उसको बहुत ज्यादा सताया जाता है। मैडम इसका म्यूजिक कैसा है? हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। लाइसिन का ये म्यूजिक से कैसे रिएक्ट करेगा? म्यूजिक के मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसे खास रूब्रिक्स हैं, म्यूजिक वाले इसमें नहीं है। वो तो मैंने कंपैरिजन किया है एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस का, उसमें 7 मेडिसिन है, तो सल्फर एंड क्रोकस है, वो म्यूजिक के साथ है। इसका मुझे नहीं लगता कि इसके साथ कोई भी, मैंने कभी पढ़ा नहीं है इसका म्यूजिक वाला कोई ऐसा रूब्रिक। ये तो बेचारा दुखी है, सताया हुआ है, टॉर्मेंटेड है वगैरह। वर्जन होना चाहिए फिर तो म्यूजिक से। हाँ जी, अगर सताया हुआ है तो आवर्जन होना चाहिए ना, म्यूजिक से भी आवर्जन होना चाहिए इसको फिर। जरूरी नहीं है कि हर चीज में आवर्जन होगी, ये तो जरूरी नहीं है। ये तो जो सिम्टम्स प्रूविंग में आए हैं वही सिम्टम्स है, जी होगा या नहीं होगा वो तो अलग बात है। जरूरी नहीं है कि अगर आप सते हुए हो तो आपको आवर्जन होगी म्यूजिक से, वो आपकी पसंद है। हर मेडिसिन में एक मेडिसिन 360 डिग्री में घूमती है, एक तरफ उसके लाइट डिजायर है, दूसरी तरफ लाइट अवर्शन है, एक तरफ उसको कोई चीज अच्छी लगती है, दूसरी तरफ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो वो किसी भी स्टेज में आ सकता है, उसको लाइकिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने इसके लाइसिन में कोई म्यूजिक वाला रूब्रिक, मुझे नहीं लगता मैंने पढ़ा है। मैम लाइसेंस पेशेंट जैसे बहुत एंगर फिल्ड और टॉर्मेंटेड फीलिंग वाला होता है, इज इट पॉसिबल लेटर वो अपने आप को चेंज कर थोड़ा रिलीजियस साइड जाए या मेडिटेशन करे और उस तरह से अपनी एंगर और वो सबको काम रखने की ट्राई करे? हाँ बिल्कुल हो सकता है, कोई भी मेडिसिन किसी भी दूसरी मेडिसिन में कन्वर्ट हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है। अगर तो किसी भी पर्सन को ये रियलाइज करवाया जाए कि यू हैव दिस प्रॉब्लम, आपको इतना गुस्सा आता है, आप मत करो, आप मेडिटेशन करो, आप ये करो, इसको गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करो, तो हो सकता है कि लाइसिन भी उस स्टेज में, अगली किसी स्टेज में, किसी और मेडिसिन की किसी भी स्टेज में पहुंच सकता है। या बिल्कुल, ये तो नहीं है कि एक लाइसिन है तो सारी उम्र वो लाइसिन ही रहेगा, ऐसे नहीं होता। My question is, I have this patient from Surat and मैं अहमदाबाद में प्रैक्टिस करती हूँ. She is always have this complaint of tormented by in-laws and husband not listening. पहले मुझे it was like sepia state, but slowly over the layers when she came up very clear, मुझे I felt it like lysine. But later now she is like in a state indifferent to everybody, but at the very same time she is also into this doing meditative course and all such things to keep her mind calm. But actually वो जो 17 साल की मैरिज वाली फीलिंग है कि इन लोग ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, वो अभी तक जा नहीं रही है उसकी. So it is like first layer sepia cleared out to some extent. Should I go for lysine or some religious medicine I should have to consider? डॉक्टर हैनीमैन ने लिखा है, मुझे एफोरिज्म तो भूल गया कि कौन सा एफोरिज्म है, उन्होंने लिखा है कि अगर आपको एक पेशेंट की मेडिसिन सेलेक्ट करते हो, आपको लगता है वो सीपिया है, वो लाइसिन है, वो चाइना है, वो 4-5 मेडिसिन में आ रहा है, तो आपको जो सबसे पहले जो बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन लगती है आप उसको वो दीजिए। उसके बाद उसका कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आपको लगता है कि अब उसके सिम्टम्स कुछ चेंज हो गए, अब ये 3 चीजें ठीक हो गई, अब ये और 3 चीजें नेक्स्ट वाली वो डोमिनेट कर रही हैं, वो ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो आप दोबारा से केस लीजिए, दोबारा से केस लेके जो मेडिसिन निकलती है वो मेडिसिन देनी है, ना कि वो मेडिसिन जो पहले में सेकंड नंबर पे आई थी वो नहीं देनी। सो ये लेयर बाय लेयर डिफरेंट लेयर्स कंप्लीट होती जाएंगी, उस वजह से हम हर बार नए सिरे से केस लेंगे। नए सिरे का मतलब ये नहीं है कि दोबारा से सारा लेना है, नए सिरे से हम उसको सोचेंगे, उसके प्रेजेंट जो भी कंडीशन है उसको देखेंगे और फिर नई दवाई सेलेक्ट करेंगे। कोई भी पेशेंट कभी भी किसी भी कंडीशन में आ सकता है। I think Right. I gave your Right. answer.
Yes, ma'am, you gave my answer. Thank you. ओके। हेलो मैम एक क्वेश्चन पूछे मैम? मैडम, हाँ जी एक बिल्कुल जी। मैम आप जो बताई वो लड़की आपकी जो पेशेंट थी वो बार बार बाल को नोचती थी, तो ये जो एक रूब्रिक है सल्फर में कि टच इम्पेंटिंग टू टच, इसके साथ कैसे डिफरेंस करेंगे? सर टच, हर रूब्रिक का हमने वर्ड बाय वर्ड मीनिंग समझना है। टच, इम्पेल्ड टू टच, उसका मतलब है ये चीज है, मैं यहाँ पे टच करूंगी करूंगी, मैं बार बार यहाँ पे टच करूंगी, लेकिन वो टच नहीं कर रही थी, वो तो प्लग कर रही थी, वो तो नोच रही थी बाल, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। टच इम्पेल्ड टू, एक ऐसी माइंड की स्थिति जिसमें वो रह नहीं सकता टच किए बिना, ये चीज है, ये मैं टच करूंगा ही करूंगा, दिल में आया इसको टच करूंगा। टच, टच इम्पेल्ड टू, वो रोक नहीं सकता अपने आप को टच किए बिना। दिस वॉज नॉट टचिंग, ये टच नहीं था, ये तो शी वॉज प्लकिंग हर हेयर, ऐसे ऐसे वो नोचती थी अपने बालों को, निकाल निकाल के यहाँ से सारा बर्ड कर रखा था उसने। सो इसलिए हर वर्ड का जो प्रॉपर मीनिंग है वो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसी हिसाब से। मैं तो एक बार और कहती हूँ कि जो भी डॉक्टर्स हैं वो डायरेक्ट रूब्रिक्स ज्यादा यूज करें एज कंपेयर टू मेटाफॉर्स। मेटाफॉर्स में क्या होता है कि हम अपने हिसाब से वो मेडिसिन का या उस रूब्रिक की को इस्तेमाल कर लेते हैं कि इसका मतलब हाँ ये हो सकता है, हर कोई अपने हिसाब से यूज कर सकता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई डायरेक्ट रूब्रिक उस चीज का है, उस सिम्टम का है, तो हमें डायरेक्ट रूब्रिक लेना चाहिए एज कंपेयर टू। मेरे पास इसका डॉक्टर राशि एग्जाम्पल है, जो पहले उन्होंने मुझे बोला कि मैं इतना कंफ्यूज रहती थी कि क्या रूब्रिक बनाऊं, क्या कौन सा मैं मेटाफॉर लूं या कैसे करूं। जब से उन्होंने 4, 6, 8 महीनों से इस सिस्टम में डायरेक्ट रूब्रिक्स यूज करने शुरू किए हैं, तब से शी इज गेटिंग एक्सीलेंट रिजल्ट्स। और इन्होंने मुझे खुद कितनी बार लिखा है कि जब से मैं ये डायरेक्ट रूब्रिक्स यूज करने लगी हूँ तब से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए। और रोज वो कोई ना कोई केस डालती हैं विद फोटोग्राफ्स, ताकि हमें पता चले कि ये वो ठीक कर रही हैं। सो डायरेक्ट रूब्रिक्स जो होते हैं वो मुझे लगता है कि ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं, ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और उनकी पकड़ थोड़ी ज्यादा मजबूत होती है आप पे भी और पेशेंट पे भी। मैम कई बार हेलो मैम, कैन आई आस्क, कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा रूब्रिक में कौन सा ना ले, पेशेंट की फीलिंग्स के बारे में कि कौन से फीलिंग्स को ज्यादा इम्पोर्टेंट दे। या ये तो कंफ्यूजन रहेगा जब तक आप पूरे देखो। मुझे 25-28 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए ऑन माइंड, फिर भी आज भी कुछ रूब्रिक्स में कंफ्यूजन हो जाती है कि इस पेशेंट के लिए ये यूज करूं या वो यूज करूं। सो ये तो आपको जितना ज्ञान आपका बढ़ता जाएगा आप थोड़ा इस कंडीशन में आओगे। लेकिन इसके लिए मेरे पास एक हल है। मैं देखती हूँ कि सपोज करो वो एक फ्रिवलस है, एक इनडिफरेंट टू कंप्लेंट डज नॉट है। मैं देखती हूँ कि दोनों में हम कौन सी कंडीशन में वो पेशेंट आया है, कि क्या उस कंडीशन में फ्रिवलस यूज हो रहा है सारी रूब्रिक्स में या इनडिफरेंस यूज हो रहा है। इस तरह से हम उस पेशेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं आगे, और इस तरह से हम रूब्रिक ले सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर ज्यादा कंफ्यूजन है तो थोड़ा बहुत तो आपको इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। एक रूब्रिक वो ले लीजिए जिसमें आपको लगता है कि आपका दिमाग कह रहा है कि पक्का ये रूब्रिक है, बस उसको पकड़ लीजिए। कई बार 3-4 डिल्यूजन आ जाते हैं तो फिर समझ नहीं आता कि कौन सा डिल्यूजन ले, कौन सा ये तो इसमें डिपेंड करता है कि आप केस किस तरह से ले रहे हो। इसमें फिर एक ही तरीका है कि जो पेशेंट बार बार चीज बोल रहा है, 2 बार 3 बार 4 बार बोल रही है, उस चीज को आप ज्यादा प्रेफरेंस दो, उस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। इधर उधर वाले रूब्रिक्स पकड़ने की जरूरत नहीं है, हमने तो सिर्फ कोर पकड़ना है। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ मैडम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग।
मैम ये जो 4 पॉइंट आप बताते हैं एंट्री पॉइंट, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए मैम, क्योंकि एंट्री पॉइंट ही नहीं मिलता तो फिर हम रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकते हैं। या ये तो है, एंट्री पॉइंट देखो जल्दी तो नहीं मिलता, इसमें तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमें 3P PPP प्रेजेंट, प्रीडोमिनेंट एंड परसिस्टेंट, इस पे फोकस रखना है। पेशेंट ने आके जो बोला, बीच में जो बोल रहा है, बाद में जो बोला, आपने वो चीज उसके ऊपर मैं तो गोला मार लेती हूँ कि ये बात वो 3 बार बोल गया, या दिमाग में आ जाता है कि इस बात के इर्द गिर्द ही सब कुछ घूम रहा है। बस जो आपके दिमाग में है कि इस चीज के इर्द गिर्द घूम रहा है, आप उस चीज को पकड़ो। नेक्स्ट वेबिनार में मैं चाइना की बात करूंगी, वो भी टॉर्मेंटेड है, उसकी कंडीशन कैसी होती है, तो उसमें भी आपको यही पता चलेगा कि मैंने कोर कैसे पकड़ा। ये कोर पकड़ना कोई खाला जी का भाड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा एक, आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए। अगर आज मैं लेक्चर दे रही हूँ या आज मुझे लगता है कि कोर पकड़ सकती हूँ, तो ये कोई इतनी जल्दी नहीं होता, हमें प्रैक्टिस बार 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 रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एवरी डे मेरे पास हर वक्त रेपर्टरी होती है, कुछ भी दिमाग में आया उसके साथ वाला रूब्रिक निकाल लिया। मैं पिछले 6 साल से लगातार बहुत सारे ग्रुप्स में एक रूब्रिक सुबह 8 बजे डालती हूँ। बहुत छोटा सा रूब्रिक होता है, बहुत छोटी सी एक्सप्लेनेशन होती है, लेकिन वो रूब्रिक्स मुझे बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। 6 साल हो गए, सुबह 8 बजे। आज मैंने, क्योंकि 8 बजे यहां आना था, वो मैंने 7:50 पे डाला। तो आपको वो रेगुलर रूटीन बनानी पड़ेगी, रेपर्टरी पढ़ने की, मेडिसिन को पढ़ने की, और फोकस करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक पेशेंट आपका बहुत ठीक हो गया, आप पूरा 1 महीना लगा लो उसको पढ़ने के लिए, उस पेशेंट को बार बार सोचने के लिए, उसकी दवाई को अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर 1 महीने में एक पेशेंट की एक दवाई भी आप मास्टर करते हो, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, आप 12 मेडिसिन मास्टर कर सकते हो, लेकिन 12 होती नहीं है। फिर भी आप 12 मेडिसिन अगर मास्टर करो तो देखो बात कहाँ पहुंचेगी। सो इसमें परसिवरेंस है, इसमें पेशेंस है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है, बार बार पढ़ना। ये नहीं कि मेरे घर का काम, घर का तो मेरे भी काम होता है, लेकिन जो टाइम मैंने अपनी पढ़ाई को देना है, पढ़ाई को ही देना है। सो इसलिए तब आप जाके मास्टर करोगे कि हम कोर कैसे पकड़े।